किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, पशुओं में ज़्यादातर जो है बीमारियां इस वजह से भी हो जाती है कि हम कहीं तो असावधानियां बरतते हैं और इसके साथ ही साथ कई बार जो है हम टीका नहीं लगवाते उनको, तो ये बीमारियां उनको घेर लेती है। पशुओं में टीकाकरण, ये हमारा आज का विषय होगा। और ये विषय इसलिए हमने चुना है क्योंकि धीरे धीरे अब जो है बारिश का मौसम शुरू हो गया है और पशुओं में कई तरह की बीमारियां जो है हो जाती है इस मौसम के दौरान। तो यदि उन्हें समय पर टीका लगा दिया जाता है तो कई तरह की बीमारियों से हमारे पशु जो है मुक्त रहते हैं, बचे रहते हैं। पशुओं में टीकाकरण क्यों ज़रूरी है, टीके कितने प्रकार के होते हैं और कब इन्हें लगाना चाहिए, इनसे किस किस तरह की बीमारियों से हमारे पशु बचे रहते हैं, ये तमाम बातें आज हम करेंगे। इन चर्चाओं को हम शामिल करेंगे। साथ ही साथ हमारे किसान भाई ये भी जानेंगे कि टीकाकरण के दौरान जो भ्रांतियां हैं उन्हें हम कैसे दूर करें। हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुमान गुप्ता, जो पशु चिकित्सक हैं और कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। गुप्ता जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पशुओं में टीकाकरण क्यों ज़रूरी हो जाता है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि पशुओं में टीकाकरण क्यों ज़रूरी हो जाता है। इसके कई लाभ हैं। पशुओं को टीकाकरण लगाने के कई लाभ हैं। जैसे कि पशु हमारा स्वस्थ रहता है। उसके साथ ही साथ अन्य पशु जो होते हैं वो उससे संक्रमित नहीं होते। दूध उत्पादन और मांस उत्पादन में या अंडे उत्पादन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। पशु जो है वो स्ट्रेस यानी दबाव में नहीं रहता। किसी प्रकार की उसे कोई मौसमी परेशानी नहीं होती, क्योंकि अधिकतर बीमारियां मौसमी रहती हैं और जैसे ही मौसम आता है, मुफीद होता है, उसके लिए उपयुक्त होता है बीमारी के लिए, वो वायरल या बैक्टीरियल या मतलब विषाणु या जीवाणु जनित जो रोग होते हैं वो अपना हमला कर देते हैं। और यदि पशु को टीका ना लगा रहे या पशु की इम्यूनिटी जो है, जिसको अपन पशु की आंतरिक ताकत बोलते हैं, वो कमज़ोर रहे तो उसे वो रोग लग जाता है और उसके साथ ही उसको तमाम तरह की परेशानियां जो उस रोग के अंदर होती हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं और पशु हमारा जो है उत्पादन से गिर जाता है। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि किसान भाई पशुओं में टीका लगवाएं। और ये बरसात का समय आने वाला है और सबसे ज़्यादा टीके बरसात के समय के साथ ही लगते हैं, क्योंकि बरसात के साथ ही बीमारियों का आना प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता जी ने बताया कि पशुओं में टीकाकरण क्यों आवश्यक है और टीकों से क्या फ़ायदा होता है। गुप्ता जी, जो हमारे पशुपालक किसान भाई हैं उनके मन में कई बार भ्रांतियाँ ये आ जाती है कि पशुओं को यदि टीका लगाया जाता है तो उनमें या तो बुखार आ जाता है पशु को, या दूध कम हो जाता है। तो ये किस किस तरह की भ्रांतियाँ हैं और क्यों हो जाती है? ये कई तरह की भ्रांतियाँ आज भी मानस पटल पे लोगों के हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह पे भ्रांतियाँ हैं, जिसके कारण जो है टीकाकरण कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है ये पूर्णतः जो है, हम जिसको सक्सेस बोलते हैं, वो प्राप्त। जैसे पोलियो के लिए जितना लोगों के प्रति उत्साह है, जो अभी तक जैसे पोलियो इरेडिकेट हो चुका है, उसी तरीके से जैसे कोरोना के लिए भी अब रुझान शुरू हो गया है लोगों के मन में, उसी प्रकार जो है पशुधन के लिए भी टीकाकरण में कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, जिसके कारण टीकाकरण पीछे हो जाता है। जैसे आपने बोला कि दूध उत्पादन गिर जाता है, तो किसान भाइयों, टीका लगने से दूध उत्पादन नहीं गिरता है। टीका लगने से पहली बात तो ये होता है कि पहली भ्रांति तो मैं ये बोलूँगा कि उसको जो है सूजन हो जाती है जहाँ टीका लगता है। तो किसान भाइयों, टीके कई प्रकार के होते हैं, तो वो चमड़ी के नीचे अधिकतर लगते हैं, तो जहाँ चमड़ी के नीचे लगते हैं वहाँ सूजन आना स्वाभाविक है, तो वो 2 से 3 दिन तक सूजन तो वो रहेगी। दूसरा भ्रांति रहती है कि पशु खाना कम खाता है, तो जब उसको टीका लगा है तो ऑब्वियसली जो मतलब उस तरह से देखा जाए तो वो खाना 2-1 दिन कम ही खाएगा, क्योंकि उसको बुखार हो गया है। एक भ्रांति ये भी रहती है कि उसको बुखार है, तो बुखार तो आएगा। आपने सबने कोरोना के टीके लगवाए हैं, बुखार हमें भी आया है, तो बुखार आना एक सामान्य प्रक्रिया है। यदि बुखार नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा कि टीका सही लगा है? टीका सही लगा है इसका मतलब है कि बुखार आएगा। बुखार आएगा तो पशु थोड़ा सा अनमना रहेगा। ज्वर जो होता है उसको हटाने के लिए दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। आप अपन जो है पैरासीटामोल या अन्य दवाइयाँ लगा के हम जो है पशु का बुखार जो है वो कम कर सकते हैं, और जैसे ही बुखार उतरेगा वो अपने आप चारा दाना खाना शुरू कर देगा। एक भ्रांति और है कि गर्भपात हो जाता है तो इसलिए नहीं लगाएंगे। तो किसान भाइयों, गर्भपात होगा उस कंडीशन में जब
हम उसको अंतिम समय में टीकाकरण करवाएंगे। यदि सही समय पर टीकाकरण करवाते हैं तो जो है गर्भपात की संभावना बिल्कुल कम सी हो जाती है शुरुआती दौर में। आजकल अच्छे अच्छे टीके भी आ रहे हैं जो गर्भपात जो है नहीं होता जिनके लगाने से। और भी कई भ्रांतियां हैं, जैसे कि टीका लगाने के बाद भी उसको बीमारी हो गई। तो भाई टीका लगाने के बाद बीमारी इसलिए हो गई उसको कि आपने तो टीका लगवा दिया लेकिन आपके पड़ोसी ने नहीं लगवाया, आपके दूसरे जानवरों को टीका नहीं लगा, तो वो बीमार हो गए। बीमार पशु अगर अपना संक्रमण छोड़ेगा जी। तो जिसको टीका लगा है वो संक्रमण ग्रहण करेगा तो उसको भी संक्रमण हो सकता है। इसलिए टीका लगने के बाद भी बीमारी ना हो ऐसी कोई वो नहीं है, बीमारी हो सकती है। इसलिए एक हर्ड इम्यूनिटी नाम का एक शब्द आता है। हर्ड मतलब जो जानवरों का झुंड रहता है उसको अपन हर्ड बोलते हैं। तो अगर हम एक साथ पूरे हर्ड में हम टीका लगाते हैं तो धीरे धीरे शनै शनै करके हम बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। यदि हम संपूर्ण जानवरों में टीके नहीं लगवाएंगे, जैसे पूरे गांव में नहीं लगा या पूरे मोहल्ले में नहीं लगा, एक आध जानवर छूट गया, तो बीमारी हमारे गांव में मौजूद है। जिस दिन उसको मौका मिलेगा हमारे जानवरों को वो तुरंत ग्रसित अवश्य करेगी। बिल्कुल। तो किसान भाई और डॉक्टर गुप्ता जी ने जो बात बताई बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमारे सारे पशुओं को टीकाकरण करवा कर जो है उन्हें बीमारी से बचा सकते हैं, लेकिन यदि एक आध पशु भी रह गया है या गांव में भी कोई पशु बाकी है तो फिर वो बीमारी जो है आने की संभावना बनी रहती। इसलिए जब भी टीकाकरण हो तो हमारे जितने भी पशु हैं उनको एक साथ टीकाकरण करवाएं ताकि बीमारी की कोई गुंजाइश ना बने रहे। डॉक्टर गुप्ता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पशुओं में अलग अलग तरह के टीके लगते हैं, तो टीके कितने प्रकार के होते हैं वैसे? टीके अलग अलग तरीके से होते हैं, बनाने की प्रक्रिया रहती है उनकी। जी। तो उसमें एक ऑयल एडजुवेंट आता है जिसमें ऑयल रहता है, एक एलएम प्रेसिपिटेटेड टीका आता है, उसके अलावा सेल कल्चर और टिश्यू कल्चर, इस तरीके के टीके उपयोग में लाए जाते हैं। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की बात करूँ मैं तो महू में बायोलॉजिकल प्रोडक्शन यूनिट है वेटनरी कॉलेज में ही, वहाँ टीके का निर्माण, कई टीकों का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ IVRI जो है हमारा IVRI इज्जत नगर का यूपी में, वहाँ भी टीकों का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से मतलब अलग अलग टीके बनते हाँ हैं। अच्छा, पशुओं में अलग अलग रोगों के हिसाब से किस तरह के टीके रहते हैं? बिल्कुल, कई रोग विषाणु जनित होते हैं, कई जीवाणु जनित होते हैं, तो इसीलिए जीवाणु जनित विषाणु जनित जो है अलग अलग टीके का निर्माण होता है और अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टीकों का उपयोग किया जाता है। जैसे एक दो बीमारियों का आप नाम बताएं। जैसे खुरपका मुंहपका, हाँ। BQ एक टंगिया रोग है जी। गरघोटू है, इनके जैसे टीके हैं। तो इसमें जैसे FMD की बात करूं मैं तो ये एक विषाणु जनित रोग है। इसको सामान्य भाषा में हम मुंहपका, खुरपका, खुरहा इस नाम से जानते हैं लोकल भाषा में। तो ये जो है बीमारी विषाणु से होती है। इसका समय बरसात का ही रहता है और इसका टीका जो है या तो अप्रैल मई में लगता है या फिर हम उसको अक्टूबर में लगवाते हैं, और एक साल में एक बार पशु को टीका लगता है। बीमारी में जो है पशु को शरीर के अंदर फुंसियाँ और मवाद पड़ने लगता है और खुर पे जो है छाले पड़ जाते हैं, मुंह पे छाले पड़ जाते हैं। इसी में पशु बुखार आ जाता है, खाना पीना बंद कर देता है। और सबसे बड़ी समस्या ये रहती है किसान भाइयों, पशु उत्पादन से चला जाता है, मरता नहीं है इसमें जी। क्योंकि बीमारी दो तरह की होती है, जिसमें एक में मोर्टेलिटी होती है, मतलब मृत्यु, मतलब बीमारी हुई है मतलब मरना तय है, इसे मोर्टेलिटी में जाएगा। एक होती है मॉर्बिडिटी, जिसमें पशु संक्रमित तो होता है, मरता नहीं है, लेकिन उत्पादन से चला जाता है, तो अस्वस्थ भी हो जाता है। अस्वस्थ हो जाता है। इसमें क्या, जब गर्मी आएगी, क्योंकि इसके शरीर के ऊपर जितने भी पशु के ऊपर पसीने की ग्रंथियाँ हैं वो नष्ट हो जाती है। पसीने की ग्रंथियाँ नष्ट होने से पसीना नहीं आता, तो जैसे ही अप्रैल मई का जब गर्मी अगले साल पड़ती है उसकी बीमारी के पश्चात, तो वो सहन नहीं कर पाता उस गर्मी को और जो है वो परेशान होने लगता है जी, है ना। तो ये है, तो इसका टीका जो है हम या तो इसमें लगाएं अप्रैल मई में या फिर इसको अक्टूबर में लगाते हैं। ये FMD के लिए है। अच्छा, FMD का टाइम जो है निर्धारित है? निर्धारित है। और बाकी जो दूसरे टीके हैं उनके जैसे BQ और BQHS की बात करूं तो BQHS जो है ब्लैक क्वार्टर और हिमोरेजिक सेप्टिसीमा, यानी एक टंगिया लंगड़िया रोग या गलघोंटू का रोग, जी, ये भी बरसात के समय आता है। इसका भी टीका हम अप्रैल मई के समय काल में लगाते हैं। और अलग अलग एक भ्रांति और बता रहा था मैं कि एक भ्रांति और रहती है कि बार बार हमारे पशु को ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो उसमें यह है कि आजकल ये टीका एक ही होने लगा है, एक ही टीके में दोनों बीमारियों को कवर किया जाता है। और लंगड़िया रोग में जानवर की एक टांग जो है पीछे से ख़राब हो जाती है, उसको दबाते हैं तो चुर चुर की आवाज़ होती है,
काटेंगे या चीरा लगाएंगे तो काले कलर का खून या मवाद निकलता है और इसमें पशु का पाँव चला जाता है। और मतलब ये है कि आप मानेंगे तो चरना कम कर देगा, खाना कम कर देगा और उत्पादन से चला जाएगा। गलघोटू में भी यही है, ये ज़्यादातर भैंसों में होता है। गलघोटू में भैंस का गला सूज जाता है, खाना पीना कम हो जाता है, तेज़ बुखार आता है, आंखें लाल हो जाती हैं, है ना। और जो है चरना कम करेगा तो उसका वजन कम हो जाता है। वजन कम होते अगर वो उत्पादक पशु है तो उत्पादन से चला जाता है। यदि वो ऐसा पशु है जो गर्भधारण की क्षमता रखना है तो आगे से वो गर्भधारण से भी चला जाएगा। तो इसलिए और बीमारी वैसी है कि बिना टीके के कोई इलाज नहीं है इनका, तो टीका लगाना आवश्यक है। तो FMD BQHS से 3 बीमारी तो प्रमुख है जो हमारे बड़े पशुओं में होती है, जिसमें FMD का टीका हम बकरियों और भेड़ों में भी लगाते हैं। जी, वैसे सामान्य भाषा में FMD को कैसे समझा जाता है? FMD को सामान्य भाषा में समझें आप कि जैसे जब जानवर जो है मुंह से लार टपकाने लगे जी, और मतलब उसके मुंह में आपको छाले दिखने लगे, खुर और थन पे आपको छाले दिखने लगे, बिल्कुल, और उनसे भी जो है पानी का रिसाव होने लगे और चलते समय वो लंगड़ा के चलेगा, तब समझ जाइए कि आप उसको जो है खुरपका, मुंह पका या FMD की रोग लग चुका है। जब पानी पिए के मुंह निकालेगा पानी से बाहर तो परमानेंट एक लार उसकी गिरेगी, और वो लार अगर पानी में गिरी तो अन्य पशुओं को जो उससे पानी पी रहे हैं पानी की होदी से, उनको भी संक्रमित करेगा। बिल्कुल। तो किसान भाई, जो FMD है या खुरपका मुंह पका है, इसका इलाज सबसे बेहतर यही है कि समय के ऊपर हमारे पशुओं को हम टीकाकरण जरूर करवाएं, और इसके साथ ही साथ जो अन्य बीमारियां हैं उनसे भी रोकथाम के लिए अलग अलग टीके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात आप ये बताएं कि एक साथ कितने टीके किन किन बीमारियों के लग सकते हैं? एक साथ अगर हम बात करें तो BQ और HS एक ऐसा टीका है जो कंबाइंड आ गया है। अच्छा, वो एक साथ लगता है। बाकी सारे टीके पृथक रूप से लगाए जाते हैं, क्योंकि कई ये दोनों जीवाणु जनित हैं। जो वायरस वाले हैं वो मिक्स नहीं हो सकते, तो वो अलग रहते हैं, और जीवाणु वाले दोनों हैं तो ये मिक्स हो जाते हैं। तो एक साथ लगाना चाहें तो हम इसका BQ और HS का, मतलब गलघोटू का या लंगड़िया का टीका एक साथ लगा सकते हैं। अच्छा, बाकी पृथक लगेंगे। इसके अलावा जो टीके हैं वो अलग अलग ही लगा। बिल्कुल किसान भाइयों, टीकाकरण के ऊपर चर्चा चल रही है। पशुओं में टीकाकरण हम समय पर करवाते हैं तो कई तरह की बीमारियों से हमारे पशु बचे रह सकते हैं। अभी काफ़ी कुछ जानकारी देना बाकी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः हम मिलेंगे। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी
10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम चर्चा कर रहे हैं पशुओं में टीकाकरण की और हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अंशुमान गुप्ता जी। गुप्ता जी, टीकाकरण के बारे में आपने बताया कि कितने प्रकार के टीके होते हैं, कब कब लगते हैं। आप ये बताएं कि पशुओं में जब टीकाकरण करवाया जाता है तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी पड़ेंगी? टीकाकरण करवाने के लिए काफ़ी सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं कृषक बंधुओं। उसमें सबसे बड़ी सावधानी यही है कि जो बीमार हैं पशु या जो अंतिम समय गर्भावस्था का जिनका चल रहा है, उन्हें टीका न लगवाया जाए, और जिन्हें वही बीमारी चल रही है उन्हें भी टीका न लगाया जाए जिस चीज़ के लिए वो बीमार हैं। साथ ही साथ आयु का ध्यान रखें। 6 माह की आयु के ऊपर से ही हम टीकाकरण प्रारंभ करते हैं। इसके नीचे की आयु के बच्चों का टीकाकरण न कराया जाए। 6 माह की आयु में भेड़ बकरी में भी हम 6 माह की आयु से ही चलते हैं जी, और बड़े जानवरों में भी हम 6 माह की आयु से ही चलते हैं। तो 6 माह की आयु से ऊपर के जानवरों का हम टीकाकरण करते हैं, उसके छोटे जानवरों का टीकाकरण ना कराएं। और एक सावधानी और ये है कि अधिकतर देखा गया है कि कई बार पशुओं में कृमियों का लोड रहता है, पेट में कृमि रहती है, तो कृमि के कारण कई बार रिएक्शन हो जाता है टीके का जी। तो इससे बचने के लिए समय समय पर यदि हम कृमिनाशक दवा का प्रयोग हमारे पशुओं में करते रहेंगे तो कभी इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। एक सावधानी ये भी रखनी है। और पशु को यदि जैसे बुखार है ना, बीमार है, तो हम टीकाकरण जो है 2-4 दिन जब तक वो ठीक ना हो जाए टाल दें, और जब वो ठीक हो जाए, टीका लायक हो जाए, तब हम उसमें टीका अवश्य लगवाएं। सही बात है। अगर पशु असामान्य है, बीमार सा दिख रहा है, तो फिर उसको टीका नहीं लगवाना चाहिए। मतलब जब वो स्वस्थ हो जाए तब उसको टीका लगवाएं। गुप्ता जी, टीका जो है जब लगाया जाता है हमारे पशुओं में, तो कुछ लक्षण भी बाद में जो है सामान्य तौर पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि पशु जो है अस्वस्थ दिख रहा है, कहीं एक जगह बैठ जा रहा है, वो खाना पीना नहीं खा पा रहा है। तो इस स्थिति में हमारे पशुपालक किसान भाई किस तरह से सावधानी बरतेंगे? देखिए, बुखार आना एक सामान्य प्रक्रिया है जी, वो तो आएगा ही, क्योंकि टीका लगा है तो बुखार आएगा। और बुखार आएगा तो 2 से 3 दिन तक जानवर अनमना रहेगा, चारा पानी खाने से नानुकुर करेगा और एक जगह बैठा रहेगा, उसको ज्वर भी आएगा, बुखार भी आएगा। यदि ऐसा ये कंडीशन अगर 2 से 3 दिन में सुधार नहीं होता तो फिर हमें जो है बुखार की दवा देना चाहिए। जानवरों को हमको टीका लगाने के पश्चात साफ़ सुथरी जगह पे, छायादार हवादार जगह पे हमें उसको बिठाना चाहिए, जिससे कि उस पर और कोई लोड ना पड़े। टीका लगाने के पश्चात उसे कोई हैवी वर्क ना कराया जाए, जैसे कि जंगल में अगर चरने जा रहा है या कोई हैवी काम करने वाला जानवर है, तो उससे उस तरीके का काम 2 से 3 दिन ना कराया जाए, जिससे कि उसके शरीर पे कोई भार ना पड़े और वो 2 से 3 दिन में इस टीके से एंटीबॉडी जो बनती है जी, शरीर में उसकी, वो एंटीबॉडी बनाने के बाद जो है रिकवर कर जाए। रिकवर कर गया 3 दिन बाद सामान्य तरीके से जैसे काम करता है, जैसे दूध देता है, जैसे चरता है, वो चालू कर देगा। सही बात है। किसान भाइयों, एक टीका होता है रेबीज़ का, ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में होता है, लेकिन रेबीज़ किस काम के लिए होता है, किन किन पशुओं में लगता है? डॉक्टर गुप्ता जी, आप ये बताएं। रेबीज़ जो है एक बीमारी जिसको अपन कह सकते हैं, ये जंगली या मतलब रेबीज़ ग्रस्त पशु के काटने से स्वस्थ पशु को हो सकती है जी, और वो बीमारी पशु के काटने से इंसान में भी हो सकती है। तो इसे जूनोटिक डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। और भी जूनोटिक डिजीज़ है, ब्रुसेला है, एंथ्रेक्स है, जिनके टीके भी लगते हैं। रेबीज़ का टीका भी लगता है। तो रेबीज़ जो है एक ऐसी बीमारी है जो जंगली जानवरों से, जनरली ये जंगल से आती है। जैसे हमारे भेड़ बकरी जानवर जंगल में चरने जाते हैं, वहाँ भेड़िए और लोमड़ी रहते हैं, और वो अगर रेबीज़ ग्रसित होते हैं तो हमारे पशु के साथ उनका अगर कभी सामना होता है, झुंड में जो है कुत्ते भी रहते हैं, है ना, भेड़ बकरियाँ भी रहती हैं, उनको काटने से इनको रेबीज़ हो जाता है। ये जब अपने घर में आती हैं, अगर ये इनमें लक्षण दिखने लगते हैं और ये अगर काटती हैं तो दूसरे जानवरों में हो जाता है, और वो अगर इंसान को काटता है तो इंसान में हो जाता है। तो जब भी ऐसा लगे कि किसी जानवर ने किसी जानवर को काटा है या किसी जानवर ने इंसान को काटा है, तो काटे हुए स्थान के ऊपर जो साबुन का पानी होता है, प्रथम इलाज बता रहा हूँ, टीका तो लगेगा बाद में। प्रथम इलाज ये है कि उस स्थान को कास्टिक से हमें धोना है। जैसे कोई भी घर में साबुन जो है कपड़े धोने का जो होता है, कास्टिक साबुन जो होता है, उसको हम पानी में 10 मिनट के लिए गला दें और साबुन को हटा दें। डिटर्जेंट नहीं, ओनली साबुन है ना, तो कपड़े धोने का साबुन, उसको हटा दें और पानी को अच्छे से हिलाएं तो झाग बनेगा। कांटे वाले स्थान पे पशु को या चाहे मनुष्य को, उस कांटे के स्थान पे हमको पानी का प्रयोग करना है।
जिससे कि कास्टिक से वायरस का नाश हो जाए। जितना नाश हो सकता है वो आधे घंटे के अंदर काटने के तुरंत अगर हम करते हैं प्रयोग तो मैक्सिमम वायरस का हम नाश कर देते हैं। इसके बाद आजकल 60 टीके लगते हैं, पहले 14 लगते थे, पहले पेट में लगते थे, आजकल हाथ में भी लग जाते हैं। तो इंट्रामस्कुलर टीके आने लगे हैं, पशुओं के भी वही टीके आते हैं, इंसानों में भी लगते हैं। तो वो टीके अगर ऐसा लग रहा है हमारा पशु बहुत उत्पादक है, उसकी हमें जान बचानी है, तो हम 0 डे से शुरू कर देते हैं। तो उसकी साइकिल चलती है, 7 दिन के अंदर वो पूरी हो जाती है। 60 टीके उसको लगते हैं, 60 टीके मनुष्य को भी लगते हैं जी। तो टीका लगा के हम बचाव करते थे। लेकिन प्रथम दृष्टया अगर हमने कास्टिक का प्रयोग किया है किसान भाइयों, तो आप 90% तक वायरस का उसी वक्त समाप्ति कर दी। बिल्कुल। तो डॉक्टर अंशुमान गुप्ता जी, काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई, खासतौर से पशुओं में टीकाकरण को लेकर आपने जो जानकारियाँ दी, हमारे किसान भाइयों को इससे काफ़ी कुछ लाभ होगा और वो समय पर ज़रूर अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाएंगे। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, आज की इस बातचीत से आपने समझ लिया है कि पशुओं में टीकाकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि समय पर आप टीकाकरण करवाएंगे तो कई तरह की बीमारियों से हमारे जो पशु है वो बचे रहेंगे और वो पशु पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले कार्यक्रम में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें दें आज्ञा और आप देखते रहें खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। कृषि निर्यात में 17% की वृद्धि, धान मिलिंग की क्षमता बढ़ेगी, होशंगाबाद जिला सर्वाधिक मूंग उत्पादक बना, उन्नत विधियों से करें बीजोपचार, सब्जियों का भभूतिया रोग से बचाव। और अब खबरें विस्तार से। कृषि निर्यात में 17% की वृद्धि। केंद्रीय वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने कहा कि कोविड-19 के कारण आए व्यवधानों के बावजूद सरकार की ओर से नीतिगत स्तर पर उठाए गए कदमों और नए बाजारों तक उत्पादों के विस्तार के कारण कृषि निर्यात में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 3 साल तक निर्यात में स्थिरता के बाद वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात 17.34% बढ़कर 41.25 अरब डॉलर पर पहुंच गया। सरकार का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में भी वृद्धि की गति बने रहने की उम्मीद है। श्री वधावन ने वर्चुअल बातचीत में संवाददाताओं से कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों में निर्यात 43% की बढ़ोतरी हुई है। धान मिलिंग की क्षमता बढ़ेगी। प्रदेश में धान मिलिंग की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए मिलिंग की बड़ी इकाइयां स्थापित की जाएंगी। धान की लाभदायक प्रजातियां लगाने और धान में टूटन कमाए, इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। धान के अलावा अन्य लाभदायी फसलें लेने के लिए भी किसानों को प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान मिलिंग पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य शासन के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। धान मिलिंग दरों के संबंध में अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया जाएगा। होशंगाबाद जिला सर्वाधिक मूंग उत्पादक बना। ग्रीष्मकालीन मूंग का रकबा जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि पिछले 5 वर्षों में 70,000 हेक्टेयर से बढ़कर 2,08,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग फसल के लिए अनुकूल परिस्थितियां व मूंग की खेती से किसानों को लगातार लाभ मिलने के कारण किसानों का रुझान ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल में बढ़ा है। इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग का क्षेत्र 2,08,000 हेक्टेयर है, जबकि गत वर्ष 1,82,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी हुई थी। इस वर्ष मूंग की फसल अच्छी स्थिति होने से औसत फसल उत्पादन 15 क्विंटल प्राप्त हो रही है। इससे 3.10 लाख मीट्रिक टन फसल उत्पादन प्राप्त होना अनुमानित है, जिससे 60 दिन की फसल से कृषकों को 7,196 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी से लगभग 2,200 करोड़ की आमदनी होना संभावित है। उन्नत विधियों से करें बीजोपचार। बीजोपचार उपचारित करने से पूर्व बीज को अच्छी तरह से साफ कर लें। बीजोपचार करते समय धूम्रपान नहीं करना चाहिए। बीजोपचार के पश्चात हाथ पैर साबुन से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। कवकनाशी के खाली डिब्बों को नष्ट कर देना चाहिए। बीजोपचार करते समय रासायनिक दवाओं का उपयोग पहले करें, तत्पश्चात जैव उर्वरकों का उपयोग करें। कल्चर का उपयोग पैकेट पर लिखी अंतिम तिथि के पूर्व ही कर लेना चाहिए। कल्चर के पैकेट को ठंडे स्थान पर रखें एवं आग और धूप से बचाएं।
सब्जियों का भभूतिया रोग से बचाव। इस रोग को चूर्नी फफूंद रोग के नाम से भी जाना जाता है। गर्मी के मौसम में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों पर सफेद चूर्ण के समान धब्बे उभरने लगते हैं। तनों और पौधों के दूसरे भागों पर फफूंदी की सफेद आटे जैसी तह जम जाती है। रोग बढ़ने के साथ पत्तियां पीली होकर सूखने लगती हैं और पौधों के विकास में बाधा आती है। फल का गुण व स्वाद खराब हो जाता है। इसके उचित प्रबंधन के लिए बीज को बुआई से पूर्व ट्राइकोडर्मा बेडी अथवा स्यूडोमोनास से उपचारित करें। बीज को बुआई से पूर्व थायरम 75 WS नामक फफूंदी नाशक 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। 500 ग्राम घुलनशील गंधक सल्फेक्स या वेट सल्फ 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।